हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। सो आई होप आपका जो प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का जो एग्ज़ाम है वो अच्छा हुआ होगा। अभी हम इवनिंग शिफ्ट की अगर बात करें तो इट वाज अ मॉडरेट एग्ज़ाम। पेपर का लेवल जो है बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था। एंड मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने जो फॉरेक्स ट्रांजैक्शन, एनआरआई अकाउंट्स और एथिक्स वाले मॉड्यूल को अच्छे से किया है तो आपके लिए एटलीस्ट ये पेपर टफ नहीं होगा, एटलीस्ट मॉडरेट तक तो आएगा ही आएगा। अगर आप ये इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स छोड़ जाते हैं तो फिर वहाँ पे आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती थी। तो पेपर का लेवल की बात करें तो मॉडरेट ही था वो पेपर। और एक बात और है यहाँ पे कि ऑप्शंस को मैं हमेशा बोलूंगी कि आप प्रायोरिटी दीजिए आंसरिंग में। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे थे कि देखने में डिफिकल्ट लग रहे थे, लेकिन अगर आप बाय ऑप्शन एलिमिनेशन पे जाते हैं तो इजी हो जाता आपके लिए काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। पैटर्न वही है, 50 क्वेश्चंस आपके रहे हैं 0.5 के, और 25 रहे हैं 1 मार्क्स के, 25 ही रहे हैं आपके 2 2 मार्क्स के। तो इस तरीके का थोड़ा सा पेपर था एंड आई होप जैसा भी पेपर हो आपका एग्जाम जो है वो क्लियर हो। तो अब हम आगे की बात करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो एक क्वेश्चन था आपका एथिकल डिलेमा में से। तो काफी लोग मॉड्यूल डी जो है उसको कई बार इग्नोर कर देते हैं, लेकिन पेपर काफी बैलेंस्ड आया था। एथिक्स में से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आए थे, 2 मार्कर भी थे। तो एक क्वेश्चन था एथिकल डिलेमा पे कि एथिकल डिलेमा कब अराइज होता है आपके लिए। तो उसके लिए मल्टीपल आपके पास ऑप्शन थी, 4 ऑप्शन थी कि इंडिविजुअल एथिक्स वर्सेस ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स, और डोमिनेंट एथिक्स वर्सेस ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स, ऐसे कुछ इसके ऑप्शंस थे। तो ये क्वेश्चन था। उसके अलावा एक क्वेश्चन था कि कौन सी स्टेटमेंट्स इसमें से एथिक्स के रिगार्डिंग सही है, कि एथिक्स रेलेवेंट नहीं है, या एथिक्स केस टू केस स्टडीज, केस टू केस बेसिस पे होना चाहिए। ऐसा एक क्वेश्चन था आपका। फिर एक था क्रेडिट डिलीवरी प्रोसेस क्या क्या इंक्लूड करता है। उसके लिए आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए थे, वो आपको आइडेंटिफाई करना था कि क्रेडिट डिलीवरी प्रोसेस में क्या क्या होता है। उसके बाद पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को लेके एक क्वेश्चन था आपका कि रिस्क, रिटर्न, लिक्विडिटी, ये इसके ऑप्शन से एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। और मैक्सिमम एक ना प्रैक्टिकल भी आपको एक दो क्वेश्चन थे कि मैक्सिमम लोन कितना प्रोवाइड किया जा सकता है। एक बैलेंस शीट का आपको डेटा दिया गया था, बैलेंस शीट और अराउंड और भी कुछ डेटा था जिसमें ये लिखा गया था कि ये डेटा है और आपको बताइए कि इस इंसान को आप कितना मैक्सिमम डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद है क्रेडिट फैसिलिटी की बात की गई थी कि इनमें से कौन सी क्रेडिट फैसिलिटी है जो सिर्फ एक इंडिविजुअल कस्टमर को प्रोवाइड की जा सकती है, जैसे कि व्हीकल लोन, कैश क्रेडिट। ऐसी 4 5 ऑप्शंस थी कि आपको इनमें से कौन सा सिर्फ इंडिविजुअल को कस्टमर को मिल सकता है। तो ये वीडियो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है जिन्होंने आगे पेपर देना है, प्लस जिन्होंने एग्जाम दे दिया है। आप प्लीज कमेंट करके बताइए कि और कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि क्वेश्चन पेपर में थे और आपको याद हैं। ओके, आइडिया सा कि कौन से टॉपिक में से हैं। फिर फॉरेन करेंसी जो है नॉन रेजिडेंट अकाउंट के रिलेटेड था कि कौन सा अकाउंट खुलता है इसमें से, सेविंग्स है और आपका एफडी का अकाउंट है, आरडी अकाउंट है, कौन सा खुल सकता है। तो ये वाला एक आपका क्वेश्चन था। फेमा के शेड्यूल 1 से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि कौन सी चीजें इसमें से प्रोहिबिटेड नहीं है, कि आप रेमिटेंसेस देते हैं, आप इंटरेस्ट जो है वो अगर रेमिट करते हैं तो क्या वो प्रोहिबिटेड है या नहीं है। तो ये क्वेश्चंस थे। और हम आगे क्वेश्चंस देखते हैं। क्रॉस्ड चेक किसको पेबल होता है। इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था ये कि क्रॉस्ड अगर चेक होता है तो किसको पेबल होता है। तो ऑप्शन था पेई को, ड्रॉर को, बैंकर को। तो ये आपको एक क्वेश्चन करना था। फिर प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर स्कीम के बारे में था कि विसल ब्लोअर को अगर विसल ब्लो करना है तो उसके लिए एक स्कीम है, प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर स्कीम। और उसमें नीचे ऑप्शंस थी आरबीआई, ओम्बड्समैन और बैंक, ये सब ऑप्शंस थी। आई थिंक 2 डैश करके वैसा वाला ये क्वेश्चन था, 2 आंसर्स थे इसके। उसके बाद है प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स के रिगार्डिंग आपका एक क्वेश्चन था। फिर बिल ऑफ एक्सचेंज को लेके अराउंड 2 क्वेश्चन थे। एक तो केस स्टडी का क्वेश्चन था
के अगर ये बिल ऑफ एक्सचेंज है वो अगर बैंक के पास लेके जाता है तो वो कौन सी रीफाइनेंस फैसिलिटी या कौन सी फाइनेंस फैसिलिटी अवेल कर सकता है, कि एक अगर बिल ऑफ एक्सचेंज है उसके अगेंस्ट बैंक के पास अगर बिल्स लेके जाते हैं तो कौन सी फैसिलिटी अवेल की जा सकती है। सो ये केस स्टडी स्टाइल का क्वेश्चन था। उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कि एक कंपनी का होता है उसमें इनमें से कौन कौन सी चीजें लिस्टेड होती हैं, मेंबर्स के नेम होते हैं, मेंबर के एड्रेस होते हैं, मेंबर्स का कैपिटल कितना होता है, ये सारी चीजें आपको एक लिस्ट दी गई थी कि इसमें से क्या क्या चीजें आपकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होती हैं। उसके बाद चेक ट्रंकेशन सिस्टम पे एक क्वेश्चन था कि जब आप एक चेक ट्रंकेशन सिस्टम यूज करते हैं तो जो आपका MICR जो मशीन है वो क्या क्या रीड करती है, क्या नहीं रीड करती है इनमें से। तो उसमें से नेम ऑफ दी कस्टमर है, चेक का अमाउंट, ऐसी ऐसी आपको 3-4 ऑप्शन दी हुई थी और वहां पे ये बताना था आपको कि MICR के अंदर चेक ट्रंकेशन सिस्टम में MICR क्या क्या रीड करता है, क्या नहीं करता है। उसके बाद लेटर ऑफ क्रेडिट के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था। तो अगर आप देखेंगे तो काफी मेजर मेजर टॉपिक्स में से क्वेश्चन आए हैं जो काफी इन योर फेस काइंड ऑफ टॉपिक्स है कि ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, इनको तो करना ही है। उसके बाद कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस इनमें से किसके लिए रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो 50,000 का कुछ एक लिमिट था कि एक पर्सन को दिल्ली में 50,000 का नेफ्ट का फैसिलिटी अवेल करना है। तो अगर सेविंग्स अकाउंट खोलना है, स्मॉल सेविंग्स अकाउंट खोलना है, किसी को लॉकर फैसिलिटी लेनी है, तो इन चारों में से कौन है जिसको कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस की जरूरत नहीं है। उसके बाद बैंक कस्टमर रिलेशनशिप का टर्मिनेशन का एक क्वेश्चन था कि अगर बैंक और कस्टमर के बीच में रिलेशनशिप है तो उसको टर्मिनेट कैसे किया जा सकता है, कि क्या सिर्फ कस्टमर उसको टर्मिनेट कर सकता है, कि क्या बैंक सिर्फ उसको टर्मिनेट कर सकता है, या फिर एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। तो इसमें ओनली लिखा हुआ था, तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसमें ओनली जो टर्म है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका एजुकेशनल लोन में था कि एजुकेशन लोन में आप कौन सा नॉर्म जो है इग्नोर कर सकते हो। तो लिस्ट थी, उसमें से आंसर देना था। वन क्वेश्चन वाज फ्रॉम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन था, आपको कैलकुलेट करना था इसके अंदर। नेटवर्क टोपोलॉजी का एक क्वेश्चन था, मैश, रिंग, स्टार, सीरीज, ये सारे ऑप्शंस दिए हुए थे कि इनमें से कौन सी एक लाइन दी हुई थी कि कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी की डेफिनेशन है ये। इंटरनेट प्रोटोकॉल इनमें से कौन सा नहीं है, ऑप्शंस दिए हुए थे, उसका आपको आंसर करना था। फिर मोबाइल बैंकिंग में से आप क्या नहीं कर सकते हैं, यूपीआई पेमेंट, IMPS, नेफ्ट या फिर NACH। ये मोबाइल बैंकिंग से आप कौन सी फैसिलिटी अवेल नहीं कर सकते हैं, इस पे एक क्वेश्चन था आपका। फिर माइक्रो एंटरप्राइजेस और वीकर सेक्शंस को जो हम एडवांसेस करते हैं, जो पैसे एडवांस करते हैं, क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, तो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स हैं आपके और जो आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, वहां पे ANBC या ऑफ बैलेंस शीट जो आपका क्रेडिट एक्सपोजर है, इनका कितना कितना परसेंटेज था। तो 7.5, 12%, ऐसा कुछ इसके ऑप्शंस थे 3-4। तो दो चार ऑप्शंस आपको फिल करने थे उसमें, कि डैश एंड डैश ऐसे दिया गया था, तो ये आपको वहां पे करना। एक क्वेश्चन आपका किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में से था, और आई थिंक इट वाज रिगार्डिंग के इनमें से कौन जो है क्रेडिट कार्ड, जो किसान क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी है, इसको अवेल नहीं कर सकते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन था आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना में से नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में से क्वेश्चन था, समवॉट रिलेटेड टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में भी। उसके बाद डेटा इंटेग्रिटी का क्या डेफिनेशन होता है इन डेटा सेंटर्स, तो 4-5 ऑप्शन से उसमें से आपको बताना था। उसके बाद एक क्वेश्चन था आपका लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर का। तो आप जब इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं एक एक थ्रेशोल्ड से ऊपर का, तो आपको लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था आपका, MSME से अगर कोई कुछ परचेज करके पेमेंट पे डिफॉल्ट करता है तो उसको कितना पेमेंट करना पड़ता है, डिफॉल्ट करने पे बैंक रेट का कितना परसेंटेज, ये इस पे क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा फिजिकल सिक्योरिटी मेजर नहीं है जो कि डेटा बैंक में इंस्टॉल्ड होता है। तो डेटा बैंक में कौन सा फिजिकल मेजर इनमें से नहीं है जो इंस्टॉल होता है, तो उसका आंसर आई थिंक फायरवॉल था, क्योंकि फायरवॉल एक फिजिकल मेजर नहीं है। कैमराज, स्कैनिंग डिवाइसेस, ये सब आपके फिजिकल डिवाइसेस हैं। तो फायरवॉल आई थिंक एक ऑप्शन था जो कि सही आंसर होना चाहिए था इस क्वेश्चन में। ठीक है,
तो ये क्वेश्चंस थे जो हम याद रख पाए हैं, जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चंस एक्स्ट्रा आप लोगों को याद है, आप प्लीज शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में, ताकि बाकी जो आगे बच्चे देने वाले हैं एग्जाम, उन्हें इसमें हेल्प मिले। एंड होपफुली जिन्होंने भी एग्जाम दिया है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आई होप उनका एग्जाम अच्छा गया हो, अच्छे मार्क्स आए हों उनके। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।